नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली के एक कोर्ट में बड़ी घटना हुई और ये घटना हमारे पूरे सिस्टम को शर्मसार करने वाली थी। इस घटना के विषय में जब हम बात करना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि वो बात करना ही नहीं चाहिए, लेकिन भारत में शिक्षा प्रणाली कैसी है और भारत की व्यवस्था कैसी है, इस व्यवस्था को सही से समझने और समझाने के लिए आवश्यक है इस पर चर्चा करें। एक वीडियो वायरल हुआ। जज साहब अपनी ही स्टेनोग्राफर के साथ अश्लील हरकतें करते दिखाई दिए। हालांकि वो स्टेनोग्राफर ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी लगाई है और उस पिटीशन में ये कहा गया है कि वो ये पिटीशन ये कहती है कि ऐसे वीडियो का प्रचार प्रसार बंद किया जाए। महिला का यौन उत्पीड़न जिसने किया या जो वीडियो वायरल हुआ है वो गलत वायरल हुआ है और ये कहा गया है कि ये मनगढ़ंत और बनी हुई वीडियो है। ये वीडियो सही नहीं है। संभव भी है, संभव ये है कि किसी ने कोर्ट को निपटाने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन जिस हिसाब से कोर्ट चैम्बर के अंदर की वो वीडियो दिखाई दे रही है या लोगों ने देखा, उसके अनुसार ये नहीं लगता कि ये वीडियो गलत तरीके से बनाया गया। हालांकि वो वीडियो जो वायरल हुआ वो वीडियो किसी ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दे दिया। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने बहुत समय नहीं लिया जज साहब को सस्पेंड करने में। एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया। इंक्वायरी कमीशन के अलावा जब ये महिला जिनके खिलाफ जिनके साथ ये न्यायाधीश पाए गए, वो महिला हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि ये जो वीडियो है वो गलत तरीके से चलाया गया है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और बदनाम किया जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को तत्काल प्रभाव से पब्लिश होने से रोका जाए और इसकी जो पहुंच है वो रोक दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि जो पब्लिश हो गया, जो निकल पड़ा, उसको कैसे रोकोगे, उसको कहाँ तक रोकोगे और किस प्रकार से रोकोगे। आप बहुत सारे जो जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उन प्लेटफॉर्मों को ऑर्डर कर सकते हैं कि वीडियो डाउनलोड कर दीजिए, लेकिन जो 1 to 1 वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है उसको कैसे रोका जा सकता है। और जो वीडियो दिखाई दे रहा है, जो लोगों ने देखा है, वो बहुत ज़्यादा अश्लील है। मतलब उसमें जज साहब चैम्बर में बैठे हुए हैं, महिला स्टेनोग्राफर उनके पास आती है, कोई फाइल उसके हाथ में है और जज साहब उस पर टूट पड़ते हैं, उसके कपड़ों को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उस खड़े होकर वो जब जाने लगती है तो खड़े होकर उसको पकड़ लेते हैं। फिर आगे की जो शंका है वो ये है कि जज साहब फिर आकर अपना मोबाइल देखने लगते हैं और महिला उनको बताती है कि आपके ये चेहरे पर ये दाग लगा हुआ है, उसको साफ कर ली। तो जज साहब उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार वो साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये काफ़ी हरकतें उस वीडियो में दिखाई दी। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि जिस न्यायाधीश, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं क्लेम भी नहीं कर रहा हूँ कि वो वीडियो सही है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। हालांकि हाई कोर्ट ने उस पर जांच बिठा दी है। वो वीडियो की फॉरेंसिक टेस्ट होगा, फॉरेंसिक में पता किया जाएगा कि वो डॉक्टरेट है या वो असली वीडियो है, उसमें कितनी डॉक्टरेट है, ये सब कुछ चलेगा। वो वीडियो फर्जी है या मनगढ़ंत है, जैसा महिला ने आरोप लगाया है कोर्ट के ऊपर और हर्जाने की मांग की है, निषेधाज्ञा की मांग की गई थी, तो निषेधाज्ञा तो हाई कोर्ट ने जारी कर दी। निषेधाज्ञा का मतलब है हाई कोर्ट ने ये तो जारी कर दिया कि ये वीडियो चलने से रोक दिया जाए। और अब जो बाकी का क्लेम किया जा रहा है वो अलग बात। कहा यह जा रहा है कि हर कोर्ट के चैम्बर में कि कोई लोग आते हैं तो वो गलत हरकतें ना कर दें। चैम्बर के अंदर ही, मैं जजेस के चैम्बर के बारे में आपको बता दूं जिनको इस बात की जानकारी नहीं है, कि कोर्ट रूम जहाँ पर बैठता है वहाँ ओपन सुनवाई होती है। फिर जज के विश्राम करने के लिए, जज के फाइल प्राइवेटली पढ़ने के लिए, जज के उठने बैठने के लिए उनके पास एक चैम्बर होता है। उसी चैम्बर में जो उनका पर्सनल स्टाफ रहता है, वो पर्सनल स्टाफ उस चैम्बर में जाकर इंस्ट्रक्शन लेकर आता है। क्योंकि जिस समय कोर्ट बैठी होती है उस समय तो सीधा सीधा वो एडवोकेट से या केसेस में संवाद कर रहे होते हैं, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस हैं, खासतौर से स्टेनोग्राफर हैं, जो टाइपराइटर वाले हैं, ये लोग उन इंस्ट्रक्शन लेने के लिए अंदर जाते हैं, उसके अनुसार टाइपिंग करते हैं, जजमेंट लिखते हैं, फिर जज साहब को बार बार पढ़ाते हैं, फिर उसमें जो संशोधन करना वो करते हैं। उसके बाद जब वो सेटिस्फैक्शन पर आ जाता है मामला, तब कहीं जज साहब उस पर दस्तखत करके उसको फाइनल करते हैं। तो कोर्ट के जो पेशकार हैं, उनके जो अर्दली हैं, जो उनके
वो रहते हैं, मतलब उनके मातहत कर्मचारी हैं, उन सब की भूमिका सामान्यतः चैम्बर के अंदर रहती है। इसी चैम्बर में कैमरे लगाए जाते हैं। कोर्ट में भी कैमरे बहुत जगह लगे हुए हैं, बहुत जगह नहीं लगे हुए हैं। वो कैमरे लगाए जाते हैं ताकि कोई दूसरी हरकत, कोई दूसरा व्यक्ति बाहर से आकर कोर्ट के साथ हरकत ना कर दे। उसमें ही वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो आज का नहीं है, वो मई का है, आज से 5-6 महीने पहले का है। और 5-6 महीने पहले वो ऐसी वीडियो बनी होगी या वो रिकॉर्ड हुआ होगा, किसी ने उसको बाद में अभी कुछ दिन पहले ही वायरल किया है। ये कहा गया कि वहाँ वकीलों और बाकी स्टाफ जो सबसे परेशान रहा होगा, उस स्टाफ ने उसको निकाल कर वायरल कर दिया। इसकी जांच भी हो रही है कि वो वीडियो बना कैसे, किसने वीडियो को निकाला, किसने वीडियो को पब्लिश किया। कोर्ट की जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा सामने आती है। ऐसे मामले मानना हमारा भी है, ऐसे मामले पब्लिक के सामने नहीं आने चाहिए। ऐसे मामलों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का नाम बदनाम होता है, इंस्टीट्यूशन पर प्रश्न खड़े होते हैं। ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं, हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए अच्छा नहीं। तो जजेस व्यक्ति अच्छे खराब हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन में व्यक्ति अच्छे खराब आते रहते हैं। उनके व्यक्तिगत आचरण की वजह से पूरे इंस्टीट्यूट पर क्वेश्चन नहीं लगना चाहिए। यही ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि सतीश चंद्र मिश्रा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने तत्काल सस्पेंड करते हुए उस पर इंक्वायरी बिठा दी है। उस इंक्वायरी में ये भी इंक्वायरी बिठाई है कि कैसे ये वीडियो वायरल हुआ, किसने निकाला, कहाँ रिकॉर्ड हुआ, क्या हुआ, एसेट्रा सब कुछ। लेकिन जिनके जिम्मे यौन उत्पीड़न के मामले में न्याय करना हो, जो यौन उत्पीड़न के मामले में न्याय करते हो, उनकी अदालत में केस लगता हो, बड़ी बड़ी सजाएं लिखते हो, वो स्वयं अगर यौन उत्पीड़न करने लगे, मैं अगर कहूँ कि दोनों की कंसेंट भी है, तो भी सेक्शन 376 में आईपीसी में ये अपराध है। और इस अपराध के लिए ये कहा गया है कि किसी इंस्टीट्यूशन या किसी जो उसका कमांडर रहता है, उसके द्वारा अपने मातहत कर्मचारी के साथ ज़बरदस्ती कोई संबंध बनाया जाता है, तो फिर वो 376 के कैटेगरी में आता है। यानी कि वो रेप टू द सबॉर्डिनेट कहा जाता है। सजाएं कम ज़्यादा हो सकती हैं, किसी में 5 साल, किसी में 10 साल, किसी में 15 साल, किसी में उम्र कैद, ये सजाएं कम ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि आपको जब ये निर्णय करने के लिए बनाया गया, तो आप ऐसा करने क्यों लगे। बात यहाँ पर यह है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रणाली है भारत में, वो शिक्षा प्रणाली हाउ टू अर्न, कमाने का साधन बताती है, शिक्षा तो देती ही नहीं। यानी कि स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चलाती है। हमारे यहाँ कानून पढ़ने वाले, कानून पढ़ाने वाले और कानून की प्रैक्टिस करने वालों में भी ये बहुत बड़ी समस्या कभी कभी आ जाती है। ज़्यादातर मैंने देखा है जब एडवोकेट 50, 55, 60 साल का होता है, जज साहब रिटायर हो जाते हैं, तब उनको समझ आता है कि वाकई में कानून का मुख्य उद्देश्य और मामला क्या है, कैसे देश की प्रतिष्ठा, देश का सिस्टम, देश की इंटीग्रिटी, देश की व्यवस्था के अंदर कानून का उपयोग होता है। कानून एक हथियार की तरह मैं मानता हूं कि इससे बड़ा वेपन अभी नहीं है। अगर आप बॉर्डर की बात करें तो वहां जो गोले बारूद रहते हैं वो अलग बात है, लेकिन किसी भी देश की अखंडता, अक्षुण्णता बरकरार रखने के लिए कानून और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। शिक्षा में क्या सीखना है, ये हमारे यहाँ की व्यवस्था पूर्ण रही है। आप सोच कर देखो, जिस समय अंग्रेज़ नहीं आया था, भारत में कानून नहीं बने थे, भारत में न्यायालय नहीं हुआ करते थे, न्यायाधीश नहीं हुआ करते थे, और केवल राजा ही न्यायाधीश होता था। तो राजा के दरबार में कितने 1, 2, 4 केस सुन लेगा रोज, वो दिन भर तो इतनी सारी अदालतें खोल नहीं सकता। उसका कारण ये था कि उसकी अदालत में केस नहीं आते थे, क्योंकि हमारे यहाँ की नैतिक शिक्षा, हमारे यहाँ की मौलिक शिक्षा बहुत स्ट्रांग थी। मौलिक शिक्षा में हमारे परिवार में क्या रिलेशन होना चाहिए, यहाँ तक कि जिस शिक्षण संस्थान में हम पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर भी जो पढ़ने वाली महिला या लड़की है, उसको हम गुरु बहन कहते हैं, यानी कि वो बहन की कैटेगरी में आ जाती है। और पिता के परिवार में 7 पीढ़ियाँ और माता के परिवार में, माता की तरफ 5 पीढ़ियों तक भाई बहन माने जाते हैं, चाहे वो कितने ही दूर तक क्यों ना चले जाएं। अब जब माँ और पिता के परिवार में 7 पीढ़ियाँ, 5 पीढ़ियों तक हम भाई बहन मानते हैं, तो फिर इस तरह का आचरण हो नहीं सकता। महिला में जब देवी को देखना शुरू करते हैं तो इस तरह का आचरण दिख नहीं सकता। पुरुष में जब हम देवता देखने का कोशिश करते हैं तो वो दिख नहीं सकता। इसीलिए भारत की शिक्षा प्रणाली में सब कुछ कैसे समाहित हो, ये पढ़ाया जाता था
एक ही रिश्ता, माँ के साथ कैसा रिश्ता हो, एक ही पुरुष, वो माँ का बेटा भी है, पिता का बेटा भी है, बच्चों का बाप भी है, और बहू का ससुर भी है, और बहन का भाई भी है, बहनोई का साला भी है, और किसी का बहनोई भी है। आप सोचो कि ये सारे रिलेशंस हमारे यहाँ बनाए गए। इसीलिए हिंदू मैरिज के मामले में भी ये कहा गया कि समगोत्री विवाह नहीं हो सकता, सपंडी विवाह नहीं हो सकता। अब समगोत्री विवाह क्या है? समगोत्र का मतलब है एक ही ऋषि कुल गुरु परंपरा से जो लोग पढ़ लिख कर आए हैं, जो एक ही प्रकार की व्यवस्था, एक ही ऋषि परंपरा के स्टूडेंट हैं, उनमें आपस में विवाह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो गुरु भाई और गुरु बहन है। इसको ही हमारे यहाँ समगोत्री विवाह कहते हैं कि ये समगोत्री विवाह नहीं हो सकता। और ऐसे ही हमारे यहाँ ये भी व्यवस्था है कि सपिंडी विवाह नहीं हो सकता, यानी कि पिंड के परिवार के पिंड से। और हमारे यहाँ ये भी व्यवस्था है कि जो नियरेस्ट रिलेटिव हैं माँ की तरफ से, उनमें भी विवाह नहीं हो सकता। कारण तो मैंने आपको बताया कि शिक्षा प्रणाली कुछ ऐसी रही होगी जिस शिक्षा प्रणाली के तहत केसेस नहीं आते थे, जिस शिक्षा प्रणाली के तहत आपस में झगड़े कम होते थे, जिस शिक्षा प्रणाली के तहत मिनिमम झगड़ा, मिनिमम अपराध और मिनिमम गंदगी होती थी, या मैं कहूँ कि गंदगी होती ही नहीं थी। इस्लामिक शासन के बाद ये जो महिला प्रॉपर्टी के रूप में देखी गई, उस प्रॉपर्टी उसने हमारे देश के ऊपर गजब ढाकर रखा, और धीरे धीरे करके लोगों का चरित्र हनन होने लगा। और जैसे जैसे चरित्र हनन हुआ, वैसे वैसे देश की दुर्दशा होने लगी, और एक नई इंडस्ट्री, कानून की इंडस्ट्री डेवलप हो गई। एक नई इंडस्ट्री जो हमारे यहाँ कोर्ट की इंडस्ट्री है, वो डेवलप हो गई, जो नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि जितने अपराध कम होंगे, जितनी शिक्षा अच्छी होगी, उतने अपराध कम होंगे, और अपराध कम होंगे या बेईमानियाँ कम होंगी या नहीं होंगी, तो फिर हमें न्यायालय या न्यायाधीशों की आवश्यकता नहीं। अब जब ऐसी व्यवस्था से कोई पढ़कर आया है, तो वो 4 अक्षर पढ़ने के बाद न्यायाधीश बन गया, और न्यायाधीश अगर बन गया तो उसके मन का जो शिक्षा है वो तो मिल ही नहीं पाई। उसने तो कानून की 4 किताबें पढ़ी, और कानून की 4 किताबें पढ़ने के बाद वो सीट पर बैठ गया, जजमेंट करने लगा, उस बात की उसको सैलरी मिलने लगी। यानी कि न्यायाधीश भी एक कर्मचारी बनकर रह गया, और न्यायाधीश भी न्यायालय का जो व्यक्ति है, जो ये जजमेंट करने बैठा है, वो भी एक मशीन का हिस्सा बन गया। लेकिन उसके मन की गंदगी साफ नहीं हुई, वो शिक्षित हो ही नहीं पाया। जिसके कंधों पर ये भार है कि वो भारत की व्यवस्था को बरकरार रखेगा, वो भारत की व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, वो भारतीय परंपराओं को सुदृढ़ करेगा, भारत में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, गलत होने नहीं देगा, गलत होने पर निर्णय देगा, अगर वो ही ऐसे विचार रखे तो हमारे देश का भला कहाँ और कैसे हो सकता है, पता नहीं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो में जो आया है उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने इस पर जांच बिठाई है, और जांच इस बात की बिठाई है कि जो महिला ने आरोप लगाए हैं कि ये गलत तरीके से वायरल किया गया है, इसमें इसका मैनिपुलेशन किया गया, हमको बदनाम करने की कोशिश की, उसमें कोई शक नहीं है कि उस विषय को सबको विचार करना चाहिए, उस पर पूरी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। मैंने जो दृष्टांत दिया वो ये दिया कि पूरे समाज में अनियमितता, पूरे समाज में जिस प्रकार से वैमनस्यता बढ़ रही है, समाज के अंदर जो शिक्षा की व्यवस्था खत्म हो गई है, और स्किल डेवलपमेंट कैसे कमाया जाए उसके लिए शिक्षित होना शुरू कर दिया है, इसने बहुत बड़ी फेक इंडस्ट्री भारत में तैयार कर दी। और इस तरह की इंडस्ट्रियां तैयार होने का मुख्य कारण शिक्षा का ना होना है। मैं आग्रह सभी से करता हूं कि स्कूल की शिक्षा के साथ साथ मोरल एजुकेशन बच्चों को देना अति आवश्यक है। अगर आप कमाने वाले व्यक्ति हैं तो ये भूल जाइए कि आप को बहुत कमाना है, क्योंकि बच्चे की अगर एजुकेट ना कर पाए, बच्चे को आप सही से सुदृढ़ ना कर पाए, बच्चे को अगर मानसिक रूप से शिक्षित ना कर पाए, व्यवहारिक रूप से शिक्षित ना कर पाए, सदाचार ना समझा पाए, व्यवहार ना समझा पाए, और शिष्टाचार ना समझा पाए, तो मुझे नहीं लगता कि समाज में कोई भी न्यायालय निर्णय कर सकता है, या कहीं भी कोई भी व्यवस्था समाज को संभाल सकती है। समाज को संभालना पहला उद्देश्य होना चाहिए, तभी देश परम वैभव की तरफ जाता है। हम सबको प्रयास करना चाहिए। इस इलस्ट्रेशन ने पूरे देश को झकझोड़ कर रख दिया, इसमें कोई शक नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।